हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, बायो स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथडोलॉजी जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP8010 है, उसके यूनिट 2 में अभी हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, उसको देखा था। उसमें हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्ट करने के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बात किया था। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होती है उसको देखा था, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन SEM के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे जो हमारे हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, उसमें से स्टूडेंट टी टेस्ट या टी टेस्ट को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट या टी टेस्ट क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके फार्मूले या स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, और इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जो हाइपोथेसिस है उसको हम लोग दो तरीके से टेस्ट करते हैं। उसमें हमारे जो है पैरामीट्रिक टेस्ट उनको हम लोग यूज़ करते हैं, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपके जो यूनिट 2 है उसमें लास्ट जो टॉपिक है उसमें आपको जो पैरामीट्रिक टेस्ट है उनके बारे में स्टडी करना है। तो आज हम लोग यहाँ पे जो हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट है उनमें स्टूडेंट टी टेस्ट या जो टी टेस्ट है उसको डिटेल में बात करेंगे। इसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे या स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग टी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब अगर हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट या टी टेस्ट क्या होता है, अगर इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो जो हमारा स्टूडेंट टी टेस्ट है या टी टेस्ट है उसमें जो टी की वैल्यू है वो बेसिकली हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, जिसे हम लोग SE से इंडिकेट करते हैं, उसको यूज़ करके हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब अगर हम लोग देखें कि स्टूडेंट टी टेस्ट जो हमारा है उसको कब यूज़ किया जाता है, तो इसके पहले जब हम लोग जेड टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे तो उस कंडीशन में क्या था, अगर हमारा जो सैंपल साइज है वो अगर लार्ज है, 30 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हमारे सैंपल में है, तो उस कंडीशन में हम लोग जेड टेस्ट को यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर हमारा जो सैंपल साइज है वो अगर लेस होता है, स्मॉल होता है, उसमें 30 से कम ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने के लिए टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारा जो सैंपल है उसका जो साइज है वो लार्ज है, 30 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, देन वी यूज़ जेड टेस्ट। और अगर हमारा जो सैंपल साइज है वो स्मॉल है, उसमें 30 से कम ऑब्जर्वेशन है, तब हम लोग टी टेस्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। अब आइए हम लोग टी टेस्ट की जो डेफिनीशन है उसको देख लेते हैं। तो टी टेस्ट की हमारी जो डेफिनीशन है वो क्या है, ये एक प्रकार का हमारा रेशियो होता है। किस किस चीज़ के बीच का रेशियो होता है, तो जो दो हमारे सैंपल हैं उनके मीन का जो डिफरेंस है और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस है SE है, उसके बीच का ये यहाँ पे रेशियो होता है। तो अगर हम लोग ये माने कि एक सैंपल हमारा जो S1 है और एक सैंपल हमारा S2 है, और जो S1 सैंपल है उसका जो मीन है वो अगर X1 बार है और जो सैंपल 2 है उसका मीन अगर X2 बार है, तो इन दोनों के बीच का जो हमारा डिफरेंस है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसको फिर जब स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस SE से हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो बेसिकली यहाँ पे हमारा टी की वैल्यू कहलाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा टी टेस्ट है या टी की वैल्यू है वो क्या होती है, ये बेसिकली दो सैंपल के मीन के जो डिफरेंस है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ जो डिफरेंस है उनके बीच के रेशियो को हम लोग टी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कहते हैं, या टी टेस्ट इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आगे हम लोग इसको कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जब हम लोग अपने कैलकुलेशन को करके टी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको किस चीज़ से कंपेयर करते हैं, तो जो हमारी यहाँ पे टी की वैल्यू है जो कि हमारे एक जो टेबल होती है जिसको हम लोग जो फिशर टेबल है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, उससे फिर हम लोग टी की वैल्यू को यहाँ पे निकालने का काम करते हैं। और वो जो टी की वैल्यू होती है वो बेसिकली हमारी असल जो यहाँ पे टी टेबल है उससे हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं, और वहाँ पे हम लोग
लोग क्या क्या चीज़ों को चेक करके उसको डिटरमाइन करते हैं। तो जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो अल्फ़ा है, वो हमने कितना लिया है या क्वेश्चन में हमें कितना लेने को कहा गया है, उसको हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। और साथ साथ में जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है और उसका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उस पे जाके जो टी की वैल्यू क्या आ रही है उसको हम लोग टेबल से नोट डाउन करने का यहाँ पे सिंपली काम करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली जो हमारी टेबल है उसको देखें तो इसमें जो एक साइड है वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो दिया गया है, और इसमें जो हमारा ऊपर साइड है वहाँ पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो दिया गया है। और इन दोनों को कंपेयर करके हमारी जो वैल्यू आती है उसको हम लोग यहाँ पे टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो हमने जो टी की वैल्यू कैलकुलेट की और जो हमारे टेबल में टी की वैल्यू उस प्लेस पे है उसको हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं कि उसमें से कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा है, और उसके बेसिस पे हम लोग अपने जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करते हैं। और हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, उसको हम लोग फाइंड आउट करने का सिंपली काम करते हैं। तो आगे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अब आइए हम लोग अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको बेसिकली हम लोग डी एफ से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है कि हमारा जो वहाँ पे सैंपल है या सैंपल के अंदर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम एक को कम कर देते हैं, तो वो हमारा वहाँ पे सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, डी एफ इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो अगर कोई हमारे पास सैंपल है उसमें टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 माइनस 1 9, वहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। और उसको हम लोग यहाँ पे अपने कैलकुलेशन में आगे यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर कोई हमारे पास दो सैंपल हैं, एक सैंपल 1 है और एक सैंपल 2 है, और उनमें जो ऑब्जर्वेशन है, अगर उस कंडीशन में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना होता है, तो अगर दो सैंपल हैं तो उस कंडीशन में जो सैंपल जो हमारा 1 है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर वो यहाँ पे N1 है, अगर वो जो है यहाँ पे N1 है, और जो हमारा दूसरा सैंपल है उसमें अगर जो ऑब्जर्वेशन है वो अगर N2 है, तो दो यहाँ पे सैंपल हैं, तो तब यहाँ पे -1 नहीं होगा, तब हम लोग यहाँ पे -2 करके डिग्री ऑफ फ्रीडम को सिंपली कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमारे पास दो सैंपल हैं तो उस कंडीशन में सैंपल 1 के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस सैंपल 2 के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -2 को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस चीज़ को आगे हम लोग कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे, आप भी इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारा डाटा है वो किस प्रकार का है उसके अनुसार हमारे जो यहाँ पे स्टूडेंट टी टेस्ट है या टी टेस्ट है वो दो प्रकार का होता है। पहला अनपेयर्ड टी टेस्ट कहलाता है और दूसरा पेयर्ड टी टेस्ट कहलाता है। तो जो आगे का वीडियो है उसमें हम लोग अनपेयर्ड टी टेस्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसको कैलकुलेट करने का जो हमारे स्टेप्स हैं उसको देखेंगे और इस पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उसी के साथ साथ में हम लोग पेयर्ड जो टी टेस्ट है वो क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके फार्मूले के या स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनपेयर्ड टी टेस्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है अनपेयर्ड, तो अगर हमारे पास कोई दो सैंपल हैं और उनमें एक प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वो अगर पेयर्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए अनपेयर्ड टी टेस्ट के फार्मूले को या स्टेप्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अनपेयर्ड टी टेस्ट कब अप्लाइड होता है, तो बेसिकली अगर हमारा जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट है और उसमें अगर हमें जो टेस्ट है उसके जो सिग्निफिकेंस है उसको कैलकुलेट करना होता है, तो उस कंडीशन में अगर हमारा डाटा अनपेयर्ड है तो उस कंडीशन में हम लोग जो हमारा है सिग्निफिकेंस उसको टेस्ट करने के लिए अनपेयर्ड टी टेस्ट के फार्मूले को जो है यूज़ करते हैं। और अगर हमारे जो वहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं वो दोनों ग्रुप के अगर अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में हम लोग अनपेयर्ड टी टेस्ट
टेस्ट के फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई जो है दो सैंपल हैं और उनके बीच में हमें जो सिग्निफिकेंस डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करना है, तो अगर जो हमारे दोनों ग्रुप ऑफ डाटा हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, उनमें अंतर है, तो उस कंडीशन में हम लोग अनपेयर्ड टी टेस्ट को यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं। तो आइए इसको कैलकुलेट करने का क्या हमारा फार्मूला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस प्लेस पे क्या है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वो सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑब्जर्व बिटवीन द टू सैंपल मीन। तो हमारे जो दोनों सैंपल हैं उनके मीन में क्या हमारा सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, वो दोनों समान हैं कि वो दोनों अलग अलग हैं, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसको सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तब आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आइए हम लोग अनपेयर टी टेस्ट का जो प्रोसीजर है, अनपेयर टी टेस्ट में टी की वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अपनी जो नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको लेआउट करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो जो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है S0 वो क्या होता है, नो डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन। हमारे जो दोनों सैंपल हैं उनके मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये जो हमारा अजम्पशन है इसको हम लोग नल हाइपोथेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। और उसी प्लेस पे जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि H1 है वो क्या होगा कि दोनों सैंपल के मीन में डिफरेंस है। तो ये हम लोग दोनों चीज़ों को मान के चलते हैं। पहली चीज़ हम क्या मानते हैं कि उनके सैंपल के जो अलग अलग सैंपल्स हैं उनके मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो नल हाइपोथेसिस हो गया। जो दूसरी चीज़ हम लोग मान के चलते हैं वो क्या है कि दोनों सैंपल में डिफरेंस है, और ये हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया जिसको हम लोग H1 से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा हमारा स्टेप होता है उसमें हम लोग यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस है SE है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के भी हमारे अलग अलग स्टेप्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हम लोग हर एक सैंपल जो हमारा है सैंपल 1 और सैंपल 2 उनका वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं, और ये जो वेरिएंस है इसको हम लोग SD स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा सबसे जो पहला सैंपल है सैंपल 1 उसके अगर वेरिएंस को देखें तो उसको हम लोग SD1 स्क्वायर से इंडिकेट कर रहे हैं। ये इक्वल टू इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला है हमारा सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 का होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1 जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये फार्मूले को यूज करते हैं। x1 हमारा क्या होता है, x1 इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल। यहाँ पे ये x1 नहीं है, ये है हमारा सिग्मा x1। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्मा x1 है वो क्या होता है कि हमारे सैंपल 1 में जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको सबको जब हम लोग जोड़ लेते हैं तो वो हमारे यहाँ पे सिग्मा x1 कहलाता है। और n1 क्या है, जो सैंपल 1 है उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने ऑब्जर्वेशन है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे n1 कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा फर्स्ट सैंपल है उसका वेरिएंस हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में जो हमारा दूसरा यहाँ पे सैंपल है उसका भी वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसको हम लोग SD2 स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला अगेन जो ये फार्मूला है वैसा ही है, सिग्मा x2 स्क्वायर माइनस ये है सिग्मा x2 का होल स्क्वायर अपॉन n2, और n2 माइनस 1 जो कि हमारे ये जो हमारा है वो दूसरे सैंपल का डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होगा। अब आइए हम लोग अगर इसमें देखें तो इसमें जो x2 है यहाँ पे अगेन इसको ठीक कर लेते हैं। ये क्या है, सिग्मा x2 है। ये क्या होता है, हमारे सैंपल 2 के जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनको जब हम लोग जोड़ते हैं तो वो हमारा यहाँ पे सिग्मा x2 कहलाता है। और n2 क्या है, हमारे सैंपल 2 का जो सैंपल साइज है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे n2 है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों जो सैंपल्स हैं उसका सबसे पहले वेरिएंस अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। अब जब हमने दोनों का जो वेरिएंस है वो कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग यहाँ पे पूल्ड वेरिएंस या कंबाइंड वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। उन दोनों के जो वेरिएंस है उसको यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो वेरिएंस है वो कितना होगा, कंबाइंड या पूल्ड जो वेरिएंस है वो SD स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया सिग्मा x1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 का होल स्क्वायर
जो अपॉन N1 प्लस यहाँ पे क्या है सिग्मा x2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x2 का होल स्क्वायर अपॉन N2 अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2। तो यहाँ पे दो सैंपल हैं और उनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल का होगा वो कितना होगा N1 प्लस N2 माइनस 2, जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। S1 जो SD1 स्क्वायर है और SD2 स्क्वायर है, इन दोनों को ही हम लोग जब पूल्ड कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे पूल्ड वेरिएंस कहलाता है या ये यहाँ पे हमारा कंबाइंड वेरिएंस कहलाता है। और इसको हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करके कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तब आपको ये सब जो फार्मूले हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस है ऐसी है, उसको कैलकुलेट करने का जो हमारा तीसरा स्टेप है। अब हम लोग इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जो हमने वेरिएंस अभी जो कंबाइंड या पूल्ड वेरिएंस को कैलकुलेट किया, उसी का जब हम लोग रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, रूट स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीएशन कहलाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे रो से इंडिकेट करते हैं। अब आइए, जब हमने इसको स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस एसई को कैलकुलेट करेंगे। तो एसई का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस का इक्वल टू स्टैंडर्ड जो है डिविएशन इनटू अंडर रूट 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2। तो जो N1 और N2 है वो हमें पता है और हमने स्टैंडर्ड डिवीएशन को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग आसानी से एसई को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस एसई को जब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो तीसरा स्टेप हमारा आता है वो है डिटरमाइन द x1 बार अप एंड x2 बार ऑफ टू सैंपल। हमारे दोनों सैंपल का जो मीन है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो मीन क्या हो जाएगा? तो सैंपल 1 का मीन क्या है? ये है x1 बार इज इक्वल टू सिग्मा x1 अपॉन N1। और जो दूसरा सैंपल है उसका मीन क्या होगा? x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा x2 अपॉन N2। ये हमारा यहाँ पे जो फार्मूले हैं और इनको यूज़ करके हम लोग दोनों जो सैंपल हैं उनका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। और मीन कैलकुलेट करने के बाद में अब हमें यहाँ पे सिंपली जो टी की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट टी टेस्ट में। तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार। और यहाँ पे ये जो दोनों साइड हम लोग ये जो लाइंस हैं वो खींच देते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि अंदर की वैल्यू अगर माइनस भी आएगी तो वो यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी अपॉन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, जो कि एस ई यहाँ पे हमने इसके पहले कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। और जैसे ही हम लोग टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद में हम लोग जो हमारी है फिशर्स टेबल होती है उसमें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वहाँ पे जो टैबुलेटेड टी की वैल्यू है वो कितनी है उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। और उसको जब हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे जो हमने टी की वैल्यू को कैलकुलेट किया उसको और जो हमारी टैबुलेटेड टी की वैल्यू है जो कि हम लोग इस टेबल से फाइंड आउट करते हैं, उन दोनों को सिंपली कंपेयर करते हैं। और जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टैबुलेटेड जो वैल्यू है उससे एक्सीड करती है, तो उस कंडीशन में क्या है, जो हमारी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। और अगर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टैबुलेटेड वैल्यू से कम होती है, एक्सीड नहीं करती है, तो उस कंडीशन में हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। तो इस प्लेस पे क्या है, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो अगर ये हमारा एक सैंपल है और ये दूसरा सैंपल है तो एज पर द नल हाइपोथेसिस हमने क्या माना था कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, ये यहाँ पे इक्वल है। तो अगर जो टी की वैल्यू इसकी है और जो हमारी यहाँ पे है जो कि है टैबुलेटेड वो टी की वैल्यू है, उन दोनों में जो डिफरेंस है जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो अगर ये जो वैल्यू है उससे कम हमारी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है तो उस कंडीशन में तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर जो हमारी यहाँ पे टैबुलेटेड टी की वैल्यू है वो ज़्यादा है, एक तरह से वो कम है, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो दोनों मीन है उसमें डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे फाइंड आउट
कर लेते हैं। तो आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब आपको ये सारे स्टेप्स फिर से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आइए हम लोग दूसरा टाइप ऑफ टी टेस्ट हमारा जो है उसको देख लेते हैं। तो जो दूसरा टाइप है वो है पेयर्ड टी टेस्ट। तो पेयर्ड जो हमारा टी टेस्ट है वो बेसिकली क्या होता है, तो अगर यहाँ पे हमारे जो ऑब्जर्वेशन है अगर वो पेयर्स में होते हैं, एक सैंपल है वो दूसरे सैंपल से रिलेटेड होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग पेयर टी टेस्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे अगर सिंपल एग्जांपल लें, तो अगर कोई जो हमारे पास अगर कुछ स्टूडेंट हैं तो जो स्टार्टिंग में उनकी स्कोर क्या होता था, उसके बाद में जब उनका एक अच्छे से उनको कोचिंग दी गई और उसके बाद में उनका स्कोर क्या हो गया, तो हम कोचिंग से पहले और कोचिंग के बाद के अगर जो उनके स्कोर से उनको कंपेयर करते हैं, तो उस तरीके का अगर डाटा है तो वहाँ पे हम लोग सिंपली पेयर टी टेस्ट को यहाँ पे जो यूज़ करते हैं। वो लाइक एक और अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर कोई क्रॉप है उसको फर्टिलाइज़र नहीं दिया गया है तो क्या उसकी ग्रोथ हो रही है, उसको अगर हम लोग फर्टिलाइज़र देने के बाद में उसकी ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे सिंपली पेयर टी टेस्ट कहलाता है। तो इस तरीके का अगर ऑब्जर्वेशन है तो वो हमारा यहाँ पे जो पेयर डाटा है वो है, और उसमें हम लोग पेयर टी टेस्ट के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या है, पेयर्ड जो टी टेस्ट कम इनटू एप्लीकेशन व्हेन द सैंपल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। अगर हमारे जो सैंपल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे पेयर टी टेस्ट को सिंपली यूज़ करते हैं। अब आइए हम लोग पेयर्ड जो टी टेस्ट है उसके प्रोसीजर को देख लेते हैं कि आखिर इसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन इसमें जो सबसे पहला हमारा स्टेप है, हम लोग नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेइंग डाउन करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो दोनों सैंपल हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि उन दोनों में एक डिफरेंस है। तो ये सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो हमारे दोनों ऑब्जर्वेशन हैं उनमें जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं उनके डिफरेंस को बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये क्या हो गया, हम लोग डी की वैल्यू को जो कि डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। डी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 को हम लोग सिंपली यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में हम लोग तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारे दोनों का डिफरेंस आया, डी की वैल्यू आई, उसके मीन को सिंपली हम लोग डिटरमाइन करेंगे, और डी स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और उससे हम लोग सिग्मा डी स्क्वायर को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जो मीन है, डिफरेंस का मीन है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, डी बार इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एन। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा है सिग्मा डी उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे उसके डिफरेंस को जो डी है उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे डी स्क्वायर को भी उससे कैलकुलेट कर लेंगे, और डी बार या डी के मीन को भी हम लोग उसको यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। आगे जब हम लोग कैलकुलेशन में आएंगे तो ये सारे स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। उसके बाद में जब हमने जो डी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, डी स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर ली, अब हम लोग उसको यूज़ करके यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंस या जो हमारा एच डी स्क्वायर है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो वेरिएंस है जो कि एच डी स्क्वायर है, अगर उसको देखें इसका फॉर्मूला क्या है, ये है हमारा सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा डी का होल स्क्वायर अपॉन एन, हमारा इसका जो है यहाँ पे फार्मूला है, और इसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं, n/1 से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और जब वेरिएंस कैलकुलेट हो जाता है तो फिर हम लोग उसी से स्टैंडर्ड जो डिविएशन को कैलकुलेट करते हैं, और ये बेसिकली हमारे वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही कहलाता है। तो ये हमारा फार्मूला क्या हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट एच डी स्क्वायर, हमारा यहाँ पे इसका फार्मूला हो गया। और इसको जब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन जब आ जाता है तो उसी को यूज़ करके हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ जो डिफरेंस है जो कि एस ई है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। और इसका हमारा फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस एस ई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट एन, और एन यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिंपली होता है। अब आइए हम लोग इस प्लेस पे जब एस ई की वैल्यू आ गई तो उसको यूज़ करके फिर हम लोग टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। टी की वैल्यू क्या होती है, टी इज इक्वल टू डी बार अपॉन
एस ई, डी का मीन अपॉन एस ई यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, जिससे हम लोग टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगेन फिर हम लोग जो टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की उसको हम लोग जो हमारी है टैबुलेटेड टी की वैल्यू है, एक जो दिया गया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उस पे और कितना डिग्री फ्रीडम है उस पे, उसको हम लोग जो है डिटरमाइन करते हैं और कैलकुलेटेड वैल्यू को टैबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। और जब हम लोग इनको आपस में कंपेयर करते हैं तो अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अगर टैबुलेटेड वैल्यू से कम आती है तो उस कंडीशन में हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो जाती है। और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आएगी तो उस कंडीशन में हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग पेयर्ड और अनपेयर्ड टी टेस्ट को यहाँ पे जो है अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनपेयर्ड जो टी टेस्ट है उसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो सैंपल है जो कि इंडिपेंडेंट है और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। जो सैंपल 1 है उसकी जो वैल्यू है वो है 11, 11, 13, 11, 15, 9, 12 और 14। और जो सैंपल 2 है उसकी जो यहाँ पे दिया गया है 9, 11, 10, 13, 9, 8 और 10 दिया गया है। तो ये हमारे दो इंडिपेंडेंट सैंपल हैं और उनकी ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि जो भी हमारे दोनों सैंपल यहाँ पे दिए गए हैं उनके बीच में क्या जो सिग्निफिकेंस डिफरेंस है कि नहीं है, इनमें इनके मीन में अंतर है कि नहीं है, उसी को हम लोग सिंपली यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको एक हम लोग सिंपल एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग समझें तो हमारे पास दो क्लास के स्टूडेंट हैं, एक क्लास 1 है और एक क्लास 2 है। और उस कंडीशन में क्लास 1 में टोटल 8 बच्चे हैं और क्लास 2 में टोटल 7 बच्चे हैं और उनका टेस्ट लिया गया। और उसके बाद में हमने ये देखा कि जो हमारा यहाँ पे सैंपल 1 है या क्लास 1 है उसमें जो पहले बच्चे के 11 नंबर आए, दूसरे के 11, जो तीसरा है उसके 13, चौथे के 11, उसके बाद अगले के 15, 9, 12 और 14 नंबर आए। और क्लास जो 2 है उसके जो पहला स्टूडेंट है उसका 9 नंबर आया, दूसरे का 11, इस तरीके से 10, 13, 9, 8 और 10 नंबर आए। अब हमें ये जो हमारे दोनों क्लास हैं उनके जो स्टूडेंट के स्कोर हैं उनके मीन में कोई अंतर है कि वो समान है, इस चीज़ को यहाँ पे सिंपली हमें कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है। और इसको हम लोग यहाँ पे अनपेयर्ड टी टेस्ट के फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप हमारा क्या था, तो हम लोग जो हम लोगों ने बात किया था ये रहा, एक मिनट। तो इसमें हमारा जो सबसे जो अनपेयर्ड जो हमारा टी टेस्ट है उसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो क्या होता है कि हम लोग अपनी नल हाइपोथेसिस और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको लेइंग डाउन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारी हाइपोथेसिस है उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो जो नल हाइपोथेसिस है वो H0 है। इसके अनुसार क्या है कि दोनों जो हमारी क्लास हैं या सैंपल हैं उनके मीन में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या है, जो कि H1 है, कि दोनों जो क्लास हैं या दोनों सैंपल हैं उनके मीन में हमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों हाइपोथेसिस हम लोग सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे टेस्ट करेंगे कि नल हाइपोथेसिस सही है, एक्सेप्ट की जा सकती है, कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है कि एक्सेप्ट की जा सकती है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा दूसरा स्टेप था उसमें हम लोगों ने हमको स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस एसई को कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना जो हमें डाटा दिया गया है उसको टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो हमारा सैंपल 1 है अगर उसको हम ये माने कि वो x1 है और जो सैंपल 2 है उसको मान लेते हैं x2 है और उसकी जो वैल्यूज़ हमें टेबल में दी गई हैं उसको हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस में राइट डाउन कर लिया है। अब हमारा जो फार्मूला है उसमें क्या है,
हमें सबसे पहले वेरिएंस को कैलकुलेट करना है, और जो वेरिएंस है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, x1 स्क्वायर, जो हमें यहाँ पे सिग्मा x1 स्क्वायर चाहिए और हमें सिग्मा x1 चाहिए। तो x1 तो टेबल में दिया गया है, उन सबको जब जोड़ लेंगे तो हमारा सिग्मा x1 आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे x1 स्क्वायर को भी कैलकुलेट करना होगा, x1 स्क्वायर को और x2 स्क्वायर को हमें यहाँ पे जो टेबल है उसमें से ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग x1 स्क्वायर को और x2 स्क्वायर को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 11 इंटू 11 121 हो जाएगा, अगेन 11 इंटू 11 121 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, उसके बाद में अगेन 11 है उसका स्क्वायर 121 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, इसी तरीके से 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर 196 यहाँ पे हमारा आ गया। और x2 में अगर आते हैं सैम्पल 2 में, तो 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 13 का 169, 9 का 81, 8 का 64 एंड 10 का अगेन 100। तो ये हमने जो x1 स्क्वायर है और x2 स्क्वायर है उसको कैलकुलेट कर लिया। अब हमें अपने जो फार्मूला है उसके लिए क्या चाहिए, सिग्मा x1 चाहिए। तो जो हमारा सिग्मा x1 होगा वो क्या है कि इन सबको जब हम लोग जोड़ देंगे तो वो हमारा सिग्मा x1 आएगा। तो इन सबको जब आपस में ऐड करेंगे तो 96 आएगा। उसी तरीके से हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, सिग्मा x1 स्क्वायर चाहिए। तो ये x1 स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया, इन सबको जब जोड़ देंगे तो वो हमारा सिग्मा x1 स्क्वायर होगा जो कि 1178 है। उसके बाद में जो x2 में हमें जो सिग्मा x2 चाहिए, इन सबको जोड़ देंगे तो ये 70 आ जाएगा, और हमें यहाँ पे सिग्मा x2 स्क्वायर चाहिए, तो इन सबको जब जोड़ देंगे तो वो हमारा 716 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो हमारा सिग्मा x1 है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा x1 स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेंगे, और सिग्मा x2 को कैलकुलेट कर लेंगे, और सिग्मा x2 स्क्वायर को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारा पहला सैंपल है या पहली क्लास है उसमें जो n1 है वो कितना है टोटल, उसमें नंबर ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन है, उसमें जो हमने सिग्मा x1 कैलकुलेट किया वो 96 था, और सिग्मा x1 स्क्वायर जो कैलकुलेट किया वो 1178 था। उसके बाद में सैंपल 2 में अगर हम लोग देखें तो उसमें जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n2 वो कितना है 7 है, इसमें हमारा जो सिग्मा x2 है वो कितना होगा है 70 है, और जो सिग्मा x2 स्क्वायर है वो कितना है 716 है। अब हम लोग इसमें अपने डिग्री ऑफ जो फ्रीडम कितना है उसको अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो df क्या है, इसके पहले भी हम लोग ने बात किया, अगर 2 सैंपल हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 2 हो जाएगा। तो जो n1 है वो कितना है, ये 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, n2 कितना है प्लस 7 हो जाएगा माइनस 2, तो 8 7 15 माइनस 2, यहाँ पे जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। अब हमें इस प्लेस पे क्या चाहिए, अब हमें बेसिकली x1 बार चाहिए और x2 बार चाहिए। तो x1 बार यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द सिग्मा x1, मतलब जो हमारा सैंपल 1 है उसके जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका जो जोड़ है वो क्या हो जाएगा सिग्मा x1 अपॉन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सैंपल 1 में है जो कि n1 है। तो यहाँ पे हमारा जो सिग्मा x1 है वो कितना है 96, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सैंपल 1 में 8 है, तो 96/8 ये यहाँ पे जो हमारा सिग्मा जो x1 बार है वो हमारा यहाँ पे 12 आ जाएगा। उसी तरीके से x2 बार को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारा जो सिग्मा x2 है वो कितना है 70 है, यहाँ पे 70 हो जाएगा, और n2 कितना है n2 7 है, तो ये 70/7 हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा। और इस तरीके से जो x1 माइनस जो x1 बार माइनस x2 बार है उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, x1 कितना आया 12 आया, x1 बार 12 आया, x2 बार कितना आया 10 आया, तो 12 माइनस 10 ये यहाँ पे हमारा 2 आ गया। और इसको हम लोग आगे अपने फार्मूले में सिंपली यूज़ करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पुट करने के लिए x1 बार माइनस x2 बार को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से जो ये भी कैलकुलेशन हो गई। अब हम लोग स्टैंडर्ड जो हमारा है एरर ऑफ डिफरेंस जो कि ऐसी है उसको कैलकुलेट करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एस डी स्क्वायर के जो फार्मूले हैं जो कि हमारा जो एक मिनट कहाँ गया, ये रहा।
तो ये हमने जो स्टेप्स में देखा था कि जो पूल्ड वेरिएंस है उसको या कंबाइंड वेरिएंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, एच डी स्क्वायर इक्वल टू दैट इज द सिग्मा एक्स वन स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स वन का होल स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस सिग्मा एक्स टू स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स टू का होल स्क्वायर अपॉन जो एन टू अपॉन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एन वन प्लस एन टू माइनस टू। ये हमारा फार्मूला है और इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे कंबाइंड वेरिएंस या पूल्ड वेरिएंस को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ से देख लेते हैं। तो हमें जो हमारी पहली वैल्यू है वो क्या है, सिग्मा एक्स वन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा एक्स वन कितना है, ये है 96। नहीं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वन का स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये क्या है 1178 है। तो यहाँ पे ये इसके प्लेस पे 1178 हो जाएगा। और जो हमारा वो सिग्मा एक्स वन है, ये हमारा वो सिग्मा एक्स वन यहाँ पे कितना है, ये 96 है। तो यहाँ पे 96 का जो है स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ पहले सैंपल में ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8 है, प्लस उसके बाद में सिग्मा एक्स टू का स्क्वायर। तो हमारा सिग्मा एक्स टू का स्क्वायर 716 है। तो यहाँ पे हम लोग 716 जो है पुट कर देंगे। उसके बाद में सिग्मा एक्स टू कितना है, जो हमारा सिग्मा एक्स टू है वो है 70 है। तो यहाँ पे 70 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 7। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो हमारा है 96 का स्क्वायर अपॉन 8 को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो 1152 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1178 माइनस 1152 प्लस यहाँ पे 716 एज इट इज़ रहेगा। 70 के स्क्वायर को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 700 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 716 माइनस 700 हो जाएगा और नीचे 13 ही है। उसके बाद में जब इसको कैलकुलेट करेंगे इसको यहाँ पे और इसको जब आपस में कैलकुलेट करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। तो 42 अपॉन 13, तो ये इसकी वैल्यू 3.23 आ गई, जो कि एस डी स्क्वायर की थी। जो हमारा कंबाइंड या पूल्ड जो वेरिएंस है उसकी वैल्यू 3.23 आई। अब हम लोग इसको यूज करके स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट द एच डी स्क्वायर। तो अंडर जो एच डी स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है 3.23। तो अंडर रूट 3.23 जब हम लोग डालेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग 1.797 आएगी। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1.8 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे दोनों सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन आया वो कितना आ गया, 1.8 आ गया। अब हम लोग इस स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज करके स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस एसई को कैलकुलेट करेंगे। तो एसई हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। तो इसको हम लोगों ने स्टेप्स को यहाँ पे देखा था। तो जब हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद में हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस एसई को कैलकुलेट करते हैं और इसका फार्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन इंटू अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस n2। तो इस फार्मूले को हम लोग अगेन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया, 1.8 आया। तो यहाँ पे ये 1.8 हो जाएगा। उसके बाद में अंडर रूट जो n1 है वो कितना है, 8 है, तो 1 अपॉन 8 हो जाएगा। और जो n2 है वो कितना है, 7 है, तो ये 1 अपॉन 7 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम लोग जो 1 अपॉन 8 है वो कितना होगा, 0.125 होगा। 1 अपॉन 7 क्या होगा, 0.143 होगा। और इन दोनों को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे और उसके रूट को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारी 0.518 आएगी। तो 1 अपॉन 1.8 इंटू 0.518 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस एससी की वैल्यू है वो कितना 0.932 आ जाएगी। तो इनको आप लोग चेक करने के लिए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको प्रॉपरली चेक करके कैलकुलेटर से जो वैल्यूज़ हैं उनको राइट डाउन किया है। अब जब हमारा यहाँ पे एससी की वैल्यू आ गई, अब हम लोग यहाँ पे सिंपली टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो टी की वैल्यू हमारी क्या है, फार्मूला क्या है, यहाँ पे जो फार्मूला है ये इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन
SE। तो x1 बार माइनस x2 बार हम लोगों ने ऊपर ही कैलकुलेट किया था, ये यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया, ये कितना आया था, 2 आया था। तो इस प्लेस पे हम लोग 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और SE की वैल्यू हमारी कितनी आई, 0.932 आई। तो यहाँ पे अपॉन 0.932, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी हमारी 2.146 आ जाएगी। तो अब अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों ने टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग जो टेबुलेटेड टी की वैल्यू है, जो कि हमारे फिशर्स जो टेबल है उसमें होती है, उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 13 था, जो कि N1 प्लस N2 माइनस 2 था, जो कि 13 है। और उसके बाद में जो हमारा लेवल ऑफ यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, वो अगर 0.05 हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी टी की टेबुलेटेड वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो यहाँ पे एक मेरे पास बुक है, उसमें ये जो वैल्यूज़ हैं वो दी गई हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो दिया गया है, और यहाँ पे ये जो हमारा है, ये बेसिकली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे है। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 13 है, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना है, 0.05 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो हमारी है, जो कि है 2.16, ये हमारी इस प्लेस पे इस डिग्री ऑफ फ्रीडम और इस लेवल ऑफ जो सिग्निफिकेंस है उसके लिए टेबुलेटेड टी की वैल्यू होगी, जो कि 2.16 है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो टी की टेबुलेटेड वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2.16 आ गई। अब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जो है सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू, तो यहाँ पे जो हमारी है टेबुलेटेड वैल्यू वो कितनी है, 2.16, और कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, 2.14 है। तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ये वैल्यू कम है, इसलिए यहाँ पे नल जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड होगी। जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हम लोग इसमें ग्राफ में आते हैं, अगर जो हमारा ग्राफ है उसको देखें, तो अगर ये हमारी जो मीन वैल्यू है वो यहाँ पे है, इसको हम लोग जो है म्यू मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ये हमारा प्लेस 2.16 है, तो इस कंडीशन में जो इतना भाग है उसमें अगर आप देखें, तो यहाँ पे कहीं हमारी जो वैल्यू है वो 1 जो है जो 2.14 आएगी। तो इस तरीके से ये इसके अंदर ही होगा, जिसके कारण कि ये एक्सेप्टेड हमारा रीजन है और इसी में हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है। तो इसलिए हमारी नल हाइपोथेसिस कि दोनों सैंपल के मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, उसको हम लोग सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे जो हमारी थी कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर वो जो टैबुलेटेड वैल्यू है उससे ज़्यादा आती है, अगर 2.18 आता और ये 2.16 है, तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती, हमारी अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाती। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एट द कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि जो दोनों हमारे सैंपल हैं उनके जो मीन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा पूल्ड टी टेस्ट का है। तो इसमें हम लोग देखें कि अगर 10 स्टूडेंट हैं और फिर उनकी 1 महीने की जो है इंटेंसिव कोचिंग की गई, और 1 महीने बाद उनके स्कोर, उनका जो टेस्ट है वो लिया गया, T1 जो है वो कोचिंग को स्टार्ट करने से पहले का टेस्ट है, और जो T2 है वो कोचिंग होने के बाद का टेस्ट है। तो हमें अगर यहाँ पे जो कोचिंग है उसको जो है कराने के बाद में जो अलग अलग टेस्ट में उनके स्कोर आए, अगर उसके डाटा को देखें, तो यहाँ पे डाटा क्या है कि जो टेस्ट 1 है जो कि कोचिंग के पहले का है, उसमें जो पहला स्टूडेंट है उसके 50 नंबर आए, दूसरे के 52, तीसरे के आए हमारे 53, जो फोर्थ है उसके आए 60 है, उसके बाद अगले के 65, 67, 48, 69, 72, 80 नंबर आए। उसके बाद में जब इनकी 1 महीने की अच्छे से कोचिंग की गई और उसके बाद में दूसरा टेस्ट उसके बाद में लिया गया,
तो वो स्टूडेंट जिसके 50 नंबर आए थे उसके फिर 65 नंबर आए, जिसके 52 आए थे उसके 55 आए, जो था अगला उसके आए 65 आए, फिर अगले के फिर यहाँ पे 65 आए, 60 आए, 67 आए, 49 आए, 82, उसके बाद में जो है 74, और वो स्टूडेंट जिसके 80 आए थे उसके टेस्ट के कोचिंग के बाद में 86 नंबर आए। तो अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ डिटरमाइन करना है, तो क्या है, डज द स्कोर फ्रॉम टेस्ट 1 टू टेस्ट 2 शोज इम्प्रूवमेंट। हमें यहाँ पे ये बताना है कि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में कोचिंग के बाद में क्या बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया, उसको हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम लोग ये जो हमारा डाटा है उसको ऐसे देखेंगे तो हम ये बता सकते हैं हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ। तो केवल एक ये जो बच्चा है उसको नहीं, ये एक बच्चा है, अगर इसको छोड़ दिया जाए, जिसको कोचिंग से पहले उसने 65 नंबर लेके आए थे, उसके बाद में उसने कोचिंग में ध्यान नहीं दिया, उसके 60 नंबर है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो सबके नंबर हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन इसको हम लोग अपने जो हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट है, जो स्टूडेंट टी टेस्ट है, उसको यूज़ करके हम लोग सिद्ध करेंगे कि इम्प्रूवमेंट है कि नहीं हुआ है। तो अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोनों अपनी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको लेट डाउन करते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है S0, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कोचिंग के बाद में कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या है, बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ, कोचिंग के बाद में उनमें हमें स्कोर में सुधार देखने को मिला। तो ये जो दोनों हाइपोथेसिस हैं, सबसे पहले इसको हम लोग लेट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे जो डी की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे ऑब्जर्वेशंस के डिफरेंस है। x1 माइनस x2 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, डी स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने जो प्रोसीजर है उसमें भी बात किया था कि हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशन है उनके डिफरेंस डी को कैलकुलेट करेंगे, जो कि x1 माइनस x2 है, उसके बाद में डी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे और फिर सिग्मा डी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। और उसको जो हमारा यहाँ पे उस सिग्मा डी उसको कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग डी के जो डिफरेंस है उसके मीन को, डी बार को यहाँ पे सिंपली सिग्मा डी अपॉन एन के फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग जो टेबल है उसके फॉर्म में डाटा को अरेंज कर लेते हैं। तो टेस्ट 1 जो हमारा हुआ उसको हम लोग x1 मान लेते हैं, जो टेस्ट 2 है उसको हम लोग x2 मान लेते हैं, और डाटा को हम लोग एक सीक्वेंस में यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस को d को कैलकुलेट करना है। तो ये x1 है, ये x2 है, तो x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा, तो x1 कितना था 50 था, x2 कितना था 65 था, तो 50 माइनस 65 माइनस 15 हो जाएगा। उसके बाद में 52 माइनस ये हो गया 55, माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस 12, यहाँ पे माइनस 5, उसके बाद में 65 जो है माइनस 60, ये प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद में इसका जो 67 नंबर पहले टेस्ट में आया, दूसरे में भी 67 ही आया, इसमें जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, इसमें -1, -13, -2 और -6 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो d की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो गई। अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए। तो जो 15 है उसका स्क्वायर हम लोग करेंगे -15 इंटू -15, ये प्लस का 225 हो जाएगा, -3 इंटू -3 प्लस का 9 हो जाएगा। इसी तरीके से जो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर अगेन 25 हो जाएगा। उसके बाद में 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों को अलग अलग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये डी है, तो इनको सबको जब जोड़ेंगे तो वो सिग्मा डी होगा, सिग्मा इज इक्वल टू -52 हो जाएगा। तो जितनी भी माइनस की वैल्यू है सबसे पहले उनको जोड़ लीजिए, और उसमें से 5 को जब घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे -52 आएगा। तो जितनी भी माइनस की वैल्यू है उनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये -57 होगा, +5 यहाँ पे कर देंगे तो +5, उसमें से 5 घट जाएगा, -52 आ जाएगा। उसके बाद में जो डी स्क्वायर है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, 638 है। अब हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंस है उसके मीन को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि डी बार है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है सिग्मा डी अपॉन
एन। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा डी के कितना है -52 आ गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10 हैं जो कि एन की वैल्यू है। तो -52/10 ये -5.2 हमारा यहाँ पे डिफरेंस का मीन आ जाएगा, जिसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, एसई को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वेरिएंस, ये जो हमारे दोनों डाटा हैं उनके वेरिएंस एस डी स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने जो प्रोसीजर है उसमें देखा था, एस डी स्क्वायर को कैलकुलेट करने का फार्मूला एस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा डी का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 यहाँ पे इसका हमारा फार्मूला है। तो इसको यूज़ करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा डी का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जो यहाँ पे था सिग्मा डी स्क्वायर वो कितना आया था, तो यहाँ पे जो हमारा था सिग्मा डी स्क्वायर वो कितना था 638 आया था। तो यहाँ पे हम लोग 638 को प्लेस कर देंगे। उसके बाद में जो हमारा सिग्मा डी आया था वो कितना आया था -52 आया था। ये कितना आया -52 आया। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे और उसके स्क्वायर को कर देंगे अपॉन एन की वैल्यू हमारी कितनी है 10 है, और तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 - 1 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये 638 माइनस 2704/10 हो जाएगा बटे 9, और यहाँ पे जो है 2704 जो यहाँ पे इसको 10 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 270.4 हो जाएगा बटे 9, और इसको जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 367.6/9 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो वेरिएंस की वैल्यू हमारी आएगी वो 40.84 आएगी। तो इस तरीके से जब वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा तो उसी से हम लोग स्टैंडर्ड जो डिविएशन है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो एस डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसी के स्क्वायर रूट को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 6.391 हमारी यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में या इसका एक हमारा शॉर्टकट जो मेथड है वो भी होता है, जिसमें हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, और इस फार्मूले को यूज़ करके भी हम लोग ये जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम लोग स्टैंडर्ड जो डिविएशन है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर के कमरे में कोई गाना बजा रहा है तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी, तो उसको आप लोग अवॉइड करिएगा, आप मेरी ही आवाज़ पे कंसंट्रेट करिएगा। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस एसई को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एसई का हमारा फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन द अंडर रूट एन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो डिविएशन हमने कितना कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया 6.391। तो 6.391 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 10 है, तो अंडर रूट 10 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.021 की हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है टी की वैल्यू है, अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टी इज इक्वल टू डी बार अपॉन एस ई। यहाँ पे डिफरेंस का जो मीन है वो डी बार होगा, और एस ई हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस एस ई की वैल्यू है। तो जो हमारा था यहाँ पे डी बार, उसको हमने कितना कैलकुलेट किया था, -5.2 हमने कैलकुलेट किया था। तो ये -5.2 हो जाएगा अपॉन 2.021 जो कि हमारा यहाँ पे एस सी की वैल्यू है, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये -2.573 आएगा। और इसको जब हम लोग जो हमारा टी यहाँ पे जो है इसको क्या कहते हैं मैं अभी भूल रहा हूँ, यहाँ पे जो दो लाइनें हैं और टी के बीच में जब वैल्यू को पुट करते हैं तो वैल्यू अगर माइनस में होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, वो प्लस में आ जाता है। प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, जिसको हम लोग 2.573 यहाँ पे हमारी टी की वैल्यू आ गई। अब टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया अपने प्रोसीजर को, फार्मूलों को यूज़ करके। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली जो टैबुलेटेड वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे, और उसको फिर हम लोग कंपेयर करेंगे विद द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारी है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी है, टोटल 10 बच्चे हैं, तो n-1 9 हमारी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। और लेवल ऑफ जो सिग्निफिकेंस है वो कितना है, अल्फ़ा, ये है 0.05। तो आइए अब हम लोग इसको जो टेबल है उसमें एक बार देख लेते हैं। तो अगेन हम लोग अगर इस टेबल में हैं तो ये टेबल हमारी है,
और इसमें जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना है, इसमें इस क्वेश्चन में 9 है, और जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना है, 0.05 है। तो अब हमारी यहाँ पे जो वैल्यू, जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2.26 यहाँ पे हमारी टैबुलेटेड वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी कितनी है, 2.26 हमारी इसकी टैबुलेटेड जो वैल्यू है वो यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी है वो कितनी है, 2.573 है, और जो हमारी टैबुलेटेड वैल्यू है वो कितनी है, 2.26 है। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें और इनको कंपेयर करें, तो हम जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या है, द टैबुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द कैलकुलेटेड वैल्यू। हमारी जो टैबुलेटेड वैल्यू जो कि 2.26 है वो बेसिकली हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि 2.573 है उससे कम है। तो इस तरीके से हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमने क्या माना था कि इम्प्रूवमेंट है, कोचिंग के बाद में स्टूडेंट के स्कोर में इम्प्रूवमेंट है। तो अब क्या हो जाएगा, दस द कोचिंग हैज़ इम्प्रूव द स्कोर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो कोचिंग है उसने बच्चों के स्कोर को इम्प्रूव किया है। तो इस तो आई थिंक सो स्टूडेंट टी टेस्ट या टी टेस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका इंट्रोडक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका जो कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है वो चाहे पेयर्ड डाटा हो चाहे अनपेयर्ड डाटा हो, उसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर भी आपको क्लियर हो गया होगा, और ये न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।